नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्राइम में बात करेंगे। हिमाचल में सत्ता का सेमीफाइनल हुआ, इसके बारे में किसकी जीत हुई और किसकी हार, आगे आपको बताते हैं। तो सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस ने जीत का चौका लगा दिया और जनता ने गेंदबाजी कर बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बोल्ड कर दिया। इस सेमीफाइनल में बीजेपी की हार के क्या कारण रहे, आखिर क्यों जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, इन सब पर चर्चा होगी। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको मुखातिब करवाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। ये नतीजे ऐसे हैं जिसके बारे में बीजेपी ने तो दूर, कांग्रेस ने भी सोचा नहीं था। कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की। यही नहीं, सभी सीट पर बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई। जहां एक और इस जीत को कांग्रेस पार्टी के लिए ऑक्सीजन के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि हिमाचल बीजेपी को आत्ममंथन की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश का उपचुनाव पूरी तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे पर लड़ा। राष्ट्रीय चेहरे के रूप में केवल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर प्रचार करने के लिए आए। सत्ता के सेमीफाइनल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अग्नि परीक्षा माना जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अग्नि परीक्षा को पास करने में चूक गए। 4 सीट पर जीत के बाद कांग्रेस पार्टी भी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि हिमाचल कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी क्या उपचुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव में तब्दील कर सकेगी या नहीं। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में जहां बीजेपी डबल इंजन के विकास के नाम पर लड़ रही थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इन उपचुनावों को बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर लड़ा। ये चुनाव राष्ट्रवाद और श्रद्धांजलि के साथ, भावनाओं के साथ भी जुड़ा रहा। लेकिन जनता जनार्दन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जुब्बल कोट खाई में बीजेपी से बागी हुए चेतन बरागटा की वजह से बीजेपी प्रत्याशी नीलम सरई की तो जमानत तक जब्त हो गई। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने 6293 वोट से जीत हासिल की। साथ ही अर्की से रतन सिंह पाल को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा और संजय अवस्थी ने अर्की के लाल रतन पाल को चारों खाने चित कर दिया। बात अगर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ राजन सुशांत को जनता ने राजनीतिक वनवास को खत्म करना सही नहीं समझा और भवानी सिंह पर विश्वास जताते हुए बीजेपी के बलदेव सिंह ठाकुर को भी घर बिठाने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव जहां कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होंगे, बीजेपी को ये सोचने की जरूरत है कि साल 2022 में मिशन रिपीट का दम भर रही बीजेपी को ये सोचने की जरूरत है कि आखिर जनता के मूल मुद्दों तक कैसे पहुंचा जाए और विकास के साथ जनता के दिल पर छाप छोड़ने का काम करना होगा। बहरहाल 2 नवंबर के दिन कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और अब कांग्रेस पार्टी अपने समर्थकों के साथ दिल से दिवाली मनाने जा रही है। इस बीच उम्मीद जनता को भी है कि नेताजी अपने वादों को पूरा करें और जनता भी दिल से दिवाली मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चारों के चारों चुनावी क्षेत्रों में बीजेपी की हार के बाद जनता टीवी पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा हम करेंगे। सुनिए। समय मौजूद हैं सर, जनादेश को आज के तौर पर आप कैसे देखते? देखिए, सबसे पहले तो जनादेश जो आया है मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी के स्तर पर और सरकार के स्तर पर जहां कमी रही है, कसर रही है, जिसके कारण जो परिणाम जो है हमारी आशा के अनुरूप जो नहीं आए हैं, हम समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे क्या सुधार करने की गुंजाइश उसमें है, उन सारी बातों को लेकर के बात करेंगे। इसके अलावा कमी कहाँ देख रहे हैं सर? क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि चारों की 4 सीटों पे बहुमत जो है वो जनता ने उन्हीं के फेवर में दिया है, सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, किस तरह से कमी कहाँ देख?
देखिए, मैंने कहा कि समीक्षा होने के बाद ही इन सारी बातों का जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो परिणाम निकल रहे हैं, घोषित होने बाकी है। मैं तो यही कह रहा हूं कि बतौर मुख्यमंत्री हम इस नतीजे को, जो परिणाम आया है, जनादेश आया है, उसको स्वीकार करते हैं और मेरी एक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के नाते मैं इसको कहता हूं कि भाई जनता की जो आवाज उसमें कहाँ कमी रह गई उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद समीक्षा करने के बाद जो आगे आने वाले समय में जो सुधार करने की गुंजाइश पार्टी के अंदर होगी, पार्टी के अंदर करेंगे और उसके साथ साथ में सरकार के अंदर करने की होगी तो वहां पर भी करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, ये संदेश हमें जो है आने वाले समय के लिए चौकस करके गया है और निश्चित रूप से ज्यादा ताकत के साथ काम करेंगे। इसके अलावा अनुशासनहीनता बीजेपी में पहली बार दिखा गया कि प्रदेश में इस तरह की अनुशासनहीनता जो है वो देखी गई। क्या लगता है आपको भीतरघात जो है बड़ा फैक्टर आएगा हार का? देखिए, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, इस बात को लेकर के अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग पार्टी के अंदर होकर के भी पार्टी के अंदर नहीं, यानी कि काम नहीं किया और भीतरघात करने की भी बातें सामने आ रही है। समीक्षा जब होगी तो बात करेंगे। इसके अलावा क्या जो पहले की बातें कही गई, कड़े निर्णय लिए गए, परिवारवाद की बात करें या फिर जो ये कहा गया कि जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसको वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा, क्या अभी तक स्टैंड? इन सारी बातों पर समीक्षा के बाद ही निर्णय करेंगे। थैंक यू। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हार हुई है ऐसे में पूरी तरह से जिम्मेवारी जो है वो बतौर मुख्यमंत्री खुद ही लेते हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो साल 2022 विधानसभा चुनावों से ठीक एक साल पहले सत्ता का सेमीफाइनल हुआ। नतीजे आज आपके सामने हैं। 1 लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में जीत कांग्रेस प्रत्याशियों की हुई और बीजेपी को यहां पर हार मिली है। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए नरेश चौहान, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़े हुए हैं और शशिकांत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है नरेश चौहान जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि खुश तो आप बहुत ज्यादा होंगे आज, लेकिन देखिए अब जीत के बाद, झूठ मत कहिएगा, लेकिन इतनी जबरदस्त जीत का शायद अंदाजा आपने भी नहीं लगाया होगा कि 1 लोकसभा और तीनों की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आपकी जीत इतनी जबरदस्त होगी। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। जहां तक आपने सवाल किया, मैं सवेरे भी कुछ समय के साथ आपके साथ जुड़ा था, लेकिन उसके बाद नेटवर्क में प्रॉब्लम आने की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैंने सुबह भी ये जिक्र किया था डिबेट में कि कांग्रेस पार्टी के पास जो फीडबैक है, जनता का समर्थन मिल रहा है, जो हमारे कार्यकर्ताओं और लीडर्स को जो प्रचार के दौरान जो हमारे पास फीडबैक आया, उसमें हम इस वक्त इस बात को मान के चल रहे थे कि चारों जगह कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। तो इसलिए हमारे लिए ये जैसा संभावित था वैसा रिजल्ट आए, लेकिन बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया और डबल इंजन की जो सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उसको एक आईना दिखाया कि जनता लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि है। जब हम सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उन जनता को बनाने वालों को और ताकत देने वालों को भूल जाते हैं। तो ये बार बार दोबारा से एक बार जनता ने एहसास दिलाया है कि अगर हम किसी को ताकत देते हैं तो उस ताकत को वापस भी छीन सकते हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है। तो आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार को एक धक्का लगा है और जनता में जो रोष था इस सरकार के खिलाफ, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो और विकास की दृष्टि से, जहां मोदी सरकार के खिलाफ भी और जयराम सरकार के खिलाफ भी लोगों में बहुत रोष था, आज जो मतों के जरिए आज वो सामने आया है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। और आने वाला चुनाव 1 वर्ष के अंदर जो जनरल इलेक्शन हिमाचल प्रदेश का होने वाला है, मैं सुबह भी ये जिक्र किया था कि उसका रास्ता ये बनेगा। आज जिस प्रकार से बहुत बड़ी जीत हुई है, हम मतदाताओं के निश्चित तौर पे बहुत आभारी हैं। ठीक है, बहुत बड़ी जीत हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि रणधीर शर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से लाइव नहीं जुड़ पाए। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणधीर शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सवाल आपसे ये कि मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी, ये बात सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से जगह जगह पर कही गई, लेकिन ऐसी कहां भूल हो गई कि 17 विधानसभा क्षेत्रों वाले मंडी संसदीय क्षेत्र में आपकी हार हुई? देखिए, लोकतंत्र में ये चुनाव है जी। चुनाव जब राजनीतिक दल लड़ते हैं, अपनी बात जनता से करते हैं, अपने मुद्दे जनता के सामने रखते हैं और जनता अपना निर्णय सुनाती है। आज जो निर्णय जनता ने सुनाया है जी, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं।
निश्चित रूप से कांग्रेस जीती है, हम जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं जी और हमारी पार्टी में जो कमी रही है उस पर जरूर हम समीक्षा करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और आगे सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश ठीक है। जानना आपसे ये चाहेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा कि आपको हार मिली? देखिए, मैंने कहा अभी आज तो चुनाव आए हैं, जी चुनाव परिणामों की पार्टी समीक्षा करेगी जी और समीक्षा के बाद ही विस्तृत रूप से क्या क्या कारण रहे हैं हार के वो सामने आएंगे, तभी इस विषय पर बात हो सकेगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर शशिकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लंबा तजुर्बा जो है इनको राजनीति का भी है। शशिकांत शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो आज सत्ता का सेमीफाइनल हुआ, इसको आगे की राजनीति के हिसाब से किस तौर पर आप देखते हैं? पहले तो बिल्कुल बात क्लियर है कि 4 साल के अंतराल के बाद जब विधानसभा के या लोकसभा का कोई चुनाव होता है जी और किसी सरकार को अगर इस उपचुनाव का सामना करना पड़ता है तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही कठिन परीक्षा उस सरकार के लिए रहती है। और हिमाचल का जहां तक ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद जहां आज तक सरकारें बदलती रही है, इस दृष्टि से ये चुनाव बिल्कुल एक अंतिम पड़ाव पर ये चुनाव आए और ऐसे मुद्दों के बीच आए जिसमें कि पूरा देश महंगाई से त्रस्त है और महंगाई जो पहले कहीं मुद्दा नहीं बना था, इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर जनता के लिए बनकर सामने आया है जी। और इस चुनाव के दौरान ही अगर आप देखें तो डीजल और पेट्रोल के दाम बीच में बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े और एक मुद्दा कांग्रेस को बहुत अच्छा मुद्दा कांग्रेस के हाथ आया और उन्होंने इसे पूरी तरह से इस चुनाव के दौरान बुलाया भी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, जहां तक आपने खुद भी नरेश चौहान जी से सवाल पूछा था, वो बहुत अच्छा सवाल था कि क्या कांग्रेस इस जीत के लिए तैयार थी। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बड़ी जीत है और कांग्रेस के हौसले खुद इस जीत से बहुत ज्यादा बढ़े हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल जो था बिल्कुल टूटा हुआ था। पूरे देश में जो कांग्रेस की स्थिति है उसे देखते हुए हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद जरूर हो गई है कि वो अगले विधानसभा के चुनाव में भी अब छक्का मार सकते हैं जी। तो ये चुनाव एक तरह से अगर आप देखें तो अगले विधानसभा के चुनाव पर तो असर डालेगा ही डालेगा, पड़ोसी राज्यों के चुनाव पर भी एक इसका थोड़ा सा असर पड़ेगा और खासतौर पर जो पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, वहां पर अभी फरवरी में चुनाव होने हैं तो कांग्रेस को इससे एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। जो आपने कहा है कि बिल्कुल ठीक है कि एक आपकी तो संजीवनी मिली है और इसके बाद कांग्रेस एक जो जोश की कमी कांग्रेस में अभी दिखाई दे रही थी और खासतौर पर इस मौजूदा चुनाव में भी दिखाई दी थी। अगर आप इस पूरे कैंपेन को देखें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की हतोत्साहित होकर इस कैंपेन को कर रही थी और कांग्रेस को शायद आपने ठीक कहा इसकी उम्मीद नहीं थी कि जनता का इतना बड़ा समर्थन उन्हें मिलने वाला है। तो जनता का समर्थन यहाँ पर शशिकांत शर्मा जी मिला है और आपकी तरफ से एक बात यहाँ पर कही गई कि कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता, उनके हौसले भी बुलंद और देखिए साफ तौर पर चेहरों पर जो स्माइल है, एक मुस्कुराहट है, वो भी देखने को मिल रही है जीत के बाद। अब अगला रुख करते हैं नरेश चौहान जी। नरेश चौहान जी, आपसे मेरा सवाल ये देखिए, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक ही है, अगले साल होने वाले हैं, इस जीत को आप किस तौर पर देख रहे हैं कि क्या अब आप सत्ता में वापस लौट कर आ पाएंगे इस जीत के बाद और कितने आश्वस्त आप आगे के लिए? देखिए महिमा जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही, अच्छा क्वेश्चन किया। हम इसको एक सेमीफाइनल के तौर पे इस चुनाव को देख रहे थे कि आने वाला चुनाव 8-9 महीने बाद नोटिफिकेशन हो जाएगी और 1 साल का समय सारा अगली सरकार जनरल इलेक्शन के लिए जाएगी। तो ये जिस प्रकार से आपने बात कही कि हमारे लिए ये बूस्टिंग तो था ही और इससे एक कलेक्टिव लीडरशिप में और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने सबने मेहनत की तो उसका परिणाम अगर अच्छा मिलता है, उससे मॉरल बूस्टिंग जरूर होती है और स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस को एक मॉरल बूस्टिंग के तौर पे ये परिणाम आए हैं। और जहां तक सवाल था कि आपने, जैसे हमने 3 असेंबली इलेक्शन जीते और एक इसमें मंडी पार्लियामेंट्री का इलेक्शन था। असेंबली आपने जनरली हमने ये देखा कि बाई इलेक्शंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो रूलिंग सरकार होती है बाई इलेक्शन जीत जाया करती है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों ने जो अपना जो मत दिया है उसमें अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, एमपी के लिए जो चुनाव था वो साफ तौर पे जो है मोदी सरकार के खिलाफ जो है जनमत था और 3 विधानसभा चुनाव में जो लोगों का मत था वो स्टेट सरकार जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ वो जो है मत था लोगों का। तो अपने आप में इतना बड़ा जो हमें समर्थन मिला तो ये निश्चित तौर पे हमारे आने वाले चुनाव के लिए एक मॉरल बूस्टिंग का काम करेगा और
मॉरल बूस्टिंग का काम करेगा ये। अब देखने वाली बात होगी कि कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। लौटेंगे आपके पास क्योंकि रणधीर शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणधीर शर्मा जी, एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, और ये जो कहावत है कहीं ना कहीं जुब्बल कोट खाई में चेतन बरागटा बिल्कुल सटीक, चेतन बरागटा पर सटीक साबित होती है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी वो पहले बनना चाहते थे लेकिन बगावत यहां पर हो गई और बड़ी चुनौती यहां पर बीजेपी के सामने। जानना आपसे ये चाहेंगे कि इन सत्ता के सेमीफाइनल के उपचुनाव, ये जो उपचुनाव हुआ, इससे आप क्या सीख आगे के लिए लेंगे? मैंने कहा हम इन चुनाव परिणामों की समीक्षा करेंगे, जो जो कमियां संगठन स्तर पर है उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, जो कमियां सरकार पर है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और संगठन और सरकार में जी निश्चित लड़ाई को जीतने का प्रयास करेंगे। और जहां तक मेरे मित्र नरेश जी सेमीफाइनल जीतकर फाइनल जीतने की बात कर रहे हैं जी, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ सेमीफाइनल जीतने वाली टीम कई बार फाइनल हारती है, और ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़ा मार्जिन की सीट पर नहीं है, मात्र 7,500 वोटों का अंतर इस लोकसभा चुनाव में रहा है। ठीक है, जीत है, इनको बधाई, परंतु इससे कोई बहुत बड़ी फतह इन्होंने की है, मुझे ठीक है, बहुत बड़ी फतह नहीं है। एक सवाल शशिकांत सर से भी ले लेते हैं। शशिकांत सर, आपसे जानना फिलहाल ये चाहेंगे कि आप आगे के लिए क्या राजनीतिक भविष्य देखते हैं हिमाचल का? देखिए महिमा, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें, पहले अगर कांग्रेस की बात करें कि हिमाचल, क्योंकि कांग्रेस में एक तरह से अभी नेतृत्व का संकट एक तरह से दिखाई दे रहा था जी, और अभी भी अगर आप देखें कि वरिष्ठ नेता जैसे वीरभद्र सिंह जी अब नहीं रहे, जीएस बाली जी का निधन हो गया। इसके अलावा कांग्रेस एक दूसरी पीढ़ी के नेताओं पर अब निर्भर है। अगर आप देखें तो कांग्रेस अध्यक्ष अभी कुलदीप राठौर है, इसी तरह से टीएमसी के नेता मुकेश अग्निहोत्री है, तो नए नेता अभी कांग्रेस में अभी थे, जिनमें से अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था कि इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जिसे कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री के नेताओं की लाइन कांग्रेस में है उसमें प्रतिभा सिंह नया नाम शुमार हो गया है, क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस की उपाध्यक्ष पहले रह चुकी है, मंडी लोकसभा सीट से वो एमपी भी रह चुकी है, और जो जीत उन्होंने अभी दर्ज की है वो ऐसे समय पर दर्ज की है जबकि अगर आप ध्यान दें तो वहां पर कांग्रेस हाईकमान महिलाओं को आगे लाने की बात कर रही है, और यूपी में प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 40% टिकटें यूपी के चुनाव में कांग्रेस इस बार महिलाओं को देने वाली है। तो महिलाओं को कांग्रेस आगे लाने की जो राजनीति पे अभी चल रही है उसके बीच में प्रतिभा सिंह की ये जीत कांग्रेस की राजनीति पर निश्चित तौर पर असर डालेगी, और अगले विधानसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है जो स्थिति बनेगी उसमें जो दावेदार कांग्रेस के होंगे, अगर कांग्रेस जीतती है तो उस स्थिति में प्रतिभा सिंह भी एक बड़ी सशक्त दावेदार होगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मुझे लगता है कि जैसा रणधीर शर्मा जी ने भी कहा, बीजेपी पहले का जो बीजेपी का इतिहास रहा है अभी तक चुनाव परिणामों के आधार पर उन्होंने नेता नहीं बदले। अगर आप देखें जहां भी राज्यों में चुनाव हुए, अगर वहां उपचुनाव कांग्रेस हारी भी, बीजेपी हारी भी, वहां पर उन्होंने चुनाव के आधार पर, उपचुनाव के नतीजे के आधार पर अपने नेताओं में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ एक भाजपा की यह नीति भी जो आप गुजरात में देखने को मिली है कि वहां पर पूरा आमूल चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं, ड्रास्टिक चेंज जिसको हम कहते हैं, कि गुजरात में उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री तक बदल दिया, और वो सिर्फ एक एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बदले गए। तो अब ये कांग्रेस के इस जीत के बाद भाजपा को ये कॉल लेनी है कि वो हिमाचल के बारे में क्या उस नीति को अपनाते हैं कि वो मुख्यमंत्री को ना बदले, और उन्हीं पर ये दारोमदार छोड़े कि वो इस कमियों का विश्लेषण करें, चुनाव में विश्लेषण करने की यहाँ पर जरूरत है। आखिरी सवाल, आखिरी रिएक्शन नरेश चौहान जी से ले लेते हैं, क्योंकि रणधीर शर्मा की तरफ से कहा गया कि सेमीफाइनल में जीतने वाले कभी कभी फाइनल में हार भी जाते हैं, और कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में जब तब्दील हो जाता है तो बड़ी मुश्किलें यहाँ पर सामने आ सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सरकार सत्ता में बैठी। आप समझ सकते हैं जो सरकार सत्ता में होती है वो किस तरह से अपनी शक्तियों का, पैसे का, हर तरह से पूरी ताकत लगाती है कि चुनाव जीते जाए। अब ये हारने के बाद स्टेटमेंट क्या होती है वो अलग बात है। डबल इंजन की सरकार है, विकास की बात हो रही थी, मुद्दों को भटकाने की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री ने जितना प्रयास हो सकता था कि मैं मंडी का हूं, मैं सिराज का हूं, कोशिश पूरी की, प्रयास पूरा किया कि किसी तरह भी
इसको इज्म के तरीके किसी तरह भी सीट को जिताया जाए, लेकिन जनता का फैसला सर्वोपरि है। तो जनता का फैसला यहाँ पर सर्वोपरि है और ऐसे में जीत के जश्न में अब कांग्रेस डूब चुकी है। वहीं बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि समीक्षा की जाएगी और सीख इन चुनावों से ली जाएगी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए। शुक्रिया रणधीर शर्मा जी, शशिकांत शर्मा जी और नरेश चौहान इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें हिमाचल में सत्ता का सेमीफाइनल हुआ और गेंद आखिरकार कांग्रेस के पाले में जा गिरी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी।